हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हमारा जारी है और क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। 10-10 क्वेश्चंस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। यदि आप सिर्फ जितने ये क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं सिर्फ इतना ही अगर आप कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, या जितना हमने कंटेंट आपको दिया है आप सिर्फ उतना कर लेते हैं, यकीन मानिए पूरा का पूरा पेपर आपका यहीं से मिलने वाला है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेकंड पेपर है, इसके 10 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके 30 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज के 10 क्वेश्चन मिलाकर के आपके टोटल 40 क्वेश्चन हो जाएंगे पेपर सेकंड में। पेपर फर्स्ट के 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और ये जो आपका सेकंड पेपर है, इसके अगर आपने क्वेश्चंस जो इससे पहले कराए जा चुके हैं 10, 20, 30 तक, यानी कि 30 क्वेश्चन, तो उनको आप जरूर देखिएगा। आइए, क्वेश्चन कहता है निर्देशन की प्रकृति को समझाइए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ गाइडेंस। निर्देशन की प्रकृति का आधार दर्शन ही है। निर्देशन क्या है? गाइडेंस, किसी को गाइड करना, पथ प्रदर्शन, रास्ता दिखाना, है ना। सहायता करना मानव का स्वभाव है और हमें एक दूसरे की सहायता करनी भी चाहिए, क्योंकि हम समाज के बिना रह नहीं सकते और समाज में रह करके हमें भ्रातृत्व भाईचारे की भावना के साथ रह करके एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। मानव के इस स्वभाव ने ही निर्देशन को जन्म दिया है। निर्देशन अन्य व्यक्तियों की कठिनाई अथवा समस्या को हल करने में दी जाने वाली एक प्रकार की सहायता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का जन्म वंशानुगत और सामाजिक वातावरण के प्रभाव से होता है। हम सभी एक दूसरे से विशेष हैं, हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, और इस भिन्नता का कारण क्या है? हमारा वातावरण, हमारा वंशानुगत जो जीन्स, जो गुण हमको अपने पेरेंट्स से मिले हैं। इसलिए निर्देशन की प्रकृति इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं से प्रभावित होती है। अब देखिए, जो निर्देशन है प्यारे दोस्तों, यह एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत। सतत का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन एक प्रक्रिया है जो जीवन के प्रत्येक अवस्था में निरंतर चलती रहती है। जीवन की कोई भी अवस्था हो, चाहे आपकी शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, वृद्धावस्था हो, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन में सहायता करना। जब व्यक्ति अपने आप के साथ, अपने परिवार में एडजस्ट नहीं हो पाता, समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाता या अन्य समस्याओं से घिर जाता है, तब उसको निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। जब हम लोग छात्र होते हैं तो हमें शिक्षा से संबंधित निर्देशन चाहिए होता है। जब उससे आगे बढ़ते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो हमें पारिवारिक और अपने घर को कैसे चलाना है उससे संबंधित निर्देशन चाहिए होता है। फिर उसके बाद हम व्यवसाय करते हैं, या उसके बाद इस तरीके से निर्देशन स्वयं में ही एक प्रकार की शिक्षा है। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं समझने के लिए शिक्षित करना है, कि व्यक्ति अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए, अपने आप को समझ पाए, और उसकी क्षमताओं का ऐसा खुलासा करना है कि वह स्वयं को समायोजित और समुदाय का एक व्यवहारवादी सदस्य सिद्ध कर सके। इस प्रकार निर्देशन एक महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया है। व्यक्तिगत सहायता है, पर्सनल असिस्टेंस है। निर्देशन एक व्यक्तिगत सहायता है, भले ही निर्देशन समूह में दिया जा रहा हो। निर्देशन में सहायता का केंद्र बिंदु व्यक्ति ही होता है। निर्देशन का व्यापक क्षेत्र, वाइड स्कोप ऑफ गाइडेंस। निर्देशन में लिंग और आयु के आधार पर भेद नहीं होता, ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है, या तो उम्र, ऐसा नहीं कि उम्र देखी जाती हो, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, नहीं। लिंग, ना तो लिंग का कोई आधार कोई फर्क पड़ता है, ना तो आयु का फर्क पड़ता है। निर्देशन स्त्री पुरुष दोनों और विभिन्न आयु वाले व्यक्तियों को सही दिशा दिखा करके उनकी समस्या समाधान में सहायता करना है। आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास। निर्देशन इस तरीके से व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिससे कि वो अपने अंदर की जो योग्यता है उसको डेवलप कर पाए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर योग्यता, क्षमता होती है, जरूरत होती है उसको जगाने की। निर्देशन प्रक्रिया व्यक्ति में स्वनिर्देश, यानी कि वो अपने आप को खुद सेल्फ गाइड कर पाए। स्वनिर्देश की शक्ति की योग्यता का डेवलप करना है, उसको निर्देशन के लिए आत्मनिर्भर
बनाना है ताकि वो बार बार निर्देशन के लिए दूसरे के पास भटके नहीं। जितना भी उसको करवाया, जितना उसको समझाया जाए या उसके अंदर जो क्षमताएं हैं उसको डेवलप इस तरीके से किया जाए कि वो इन फ्यूचर उस तरीके की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर ले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्देशन की प्रकृति हमने समझी क्या है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, यानी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला या शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त किया जाने वाला निर्देशन शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। आइए इसको कैसे हम शब्दों में व्यक्त करेंगे। विद्यार्थियों के स्वाभाविक एवं समुचित विकास के लिए शिक्षा का विशेष महत्व है, परंतु शिक्षा के द्वारा वांछित विकास की दिशा में अग्रसरण केवल तभी संभव है जब प्रत्येक बालक को अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप विकास का अवसर प्राप्त, यानी कि जिसकी जैसी योग्यता क्षमता है वो उसके अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंट कर पाए। साथ ही विकास की प्रक्रिया सतत रूप से संचालित होती रहे। इसके लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षिक समस्याओं का समाधान भी जरूरी है। निर्देशन का भी यही काम है। देखिए, शिक्षा के सहगामी अंश के रूप में विद्यार्थी के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उसे सक्षम बनाने और उसकी रुचि, स्तर, योग्यता आदि के अनुरूप शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों का चयन करने में निर्देशन सहायक है। भाई निर्देशन क्या है? निर्देशन का मतलब यही है विद्यार्थी के समक्ष उत्पन्न होने वाली जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने, उनको बालक खुद सॉल्व कर ले, उसको इस योग्य बना दिया जाए, सक्षम इतना बना दिया जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकाल ले। ठीक है, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है, जितना उसका स्तर है, जितनी उसकी योग्यता है, उसके हिसाब से उसको टीचिंग, लर्निंग, शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों का चयन करने में निर्देशन करना। जोन्स के अकॉर्डिंग कहा गया है शैक्षिक निर्देशन वो व्यक्तिगत सहायता है जो छात्रों को इसलिए प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय और पाठ के अतिरिक्त क्रियाओं का चयन कर सकें और उनमें वो एडजस्ट भी हो जाएं। ओके, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि शैक्षिक निर्देशन क्या होता है। हमने शैक्षिक निर्देशन को समझ लिया। अगला क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत निर्देशन किसे कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी भी आपके पास समय है। यदि आपने पेड कंटेंट नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, जिसमें आपको फुल टॉपिक वाइज कंटेंट दिया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन भी आपको मिल जाता है। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, ध्यान रहे यदि आपने नोट्स ले लिए हैं तो आपको सिर्फ नोट्स से ही पढ़ाई करनी है, इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि नोट्स से ही पढ़ो? क्योंकि पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा। व्यक्तिगत निर्देशन किसे कहते हैं? देखिए, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के साथ साथ व्यक्तिगत निर्देशन का भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है। भाई व्यवसाय से संबंधित निर्देशन और शिक्षा से संबंधित निर्देशन तो चाहिए आपको, ठीक है, उसके साथ साथ आपको व्यक्तिगत निर्देशन भी चाहिए होता है। स्वास्थ्य, परिवार, मानसिक संतुलन, सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, परिवार में सबके साथ कैसे तालमेल बैठाना है, मानसिक मेंटली आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, ये सब चीज़ें व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत बताई समझाई जाती हैं। व्यक्तिगत निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या को समझ करके उसके रीजंस का पता लगा करके कि यानी कि जो प्रॉब्लम है इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, और समस्याओं का समाधान करके समाज से समायोजन स्थापित करने में मदद दी जाती है। ठीक है, ये होता है व्यक्तिगत निर्देशन में, यानी कि जो व्यक्ति जिस समस्या में फंसा है वो क्यों फंसा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, उसका पता लगा करके फिर उसका निदान किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का निर्देशन प्राप्त व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास करने में समर्थ होता है। जिसको इस तरीके का निर्देशन दिया जाता है, जो अपनी समस्याओं से बाहर आ गया, डेफिनेटली फिर वो अपना डेवलपमेंट कर ले जाएगा और एक संतुलन की अवस्था भी उसे प्राप्त होगी। सीवी गुड के अकॉर्डिंग कहा गया है निर्देशन का वह पहलू जो व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आदतों, मनोवृत्तियों और आंतरिक व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए सहायता प्रदान करता है, व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। क्रो और क्रो के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत निर्देशन वो सहायता है
जो व्यक्ति को जीवन के समस्त क्षेत्रों में रवैयों और व्यवहार के विकास में श्रेष्ठ सामंजस्य स्थापित करने के लिए दी जाती है, उसे व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्यावसायिक निर्देशन की अवधारणा को समझाइए। व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है? व्यवसाय के क्षेत्र में दिया जाने वाला निर्देशन व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के काम और व्यवसाय हैं। न जाने कितने काम हैं, कितने व्यवसाय हैं। सभी प्रकार के व्यक्ति सभी काम को नहीं कर सकते, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, ठीक है। सभी कार्यों और व्यवसायों से संबंधित योग्यताएं सभी व्यक्ति में एक बराबर नहीं होती हैं। किसी विषय या व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में कुछ जन्मजात गुणों का होना आवश्यक है। व्यक्ति के इन जन्मजात गुणों के कारण ही कोई व्यक्ति सफल डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, प्रशासक है, सैनिक आदि बनता है, जिसके अंदर ये जन्मजात गुण अच्छे होते हैं। कुछ डॉक्टर होते हैं जिनको गांव वाले मोहल्ले वाले भी नहीं जान पाते, कुछ डॉक्टर जिन्हें पूरा देश जानता है, एक सफल डॉक्टर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, दो डॉक्टर जिनके पास दोनों के पास बराबर डिग्री है, एक ही शहर में बैठते हैं, लेकिन कोई बहुत फेमस है, किसी के यहाँ नंबर लगाना मुश्किल और किसी के यहाँ कोई नहीं जाता है। तो वो रीजन होता है ना कि कौन कितना सफल है, ठीक है। जिसके अंदर जन्मजात गुण अच्छे हैं, जो क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, जाहिर सी बात है उसे सब पहचानते हैं। व्यक्ति में निहित गुणों, योग्यताओं, रुचियों और क्षमताओं के अकॉर्डिंग जब व्यक्ति कोई विषय चुनता है तो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त होती ही है। ओके, व्यक्ति में निहित इन विभिन्न गुणों के अनुसार किसी विषय का चुनाव करने में सहायता देने के कार्य को व्यावसायिक संगठन कहा जाता है। व्यावसायिक निर्देशन का सबसे पहले जो प्रयोग है वो सन 1908 में फ्रैंक पार्सन नामक व्यक्ति ने एक रिपोर्ट में किया था। व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों एवं प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित क्षमताओं को व्यवस्थित करके किसी भी व्यवसाय को अपनाने में दी जाने वाली एक प्रकार की सहायता है। समझिए, जो व्यावसायिक निर्देशन है ये व्यक्ति की जन्मजात शक्तियां जो उसे गॉड गिफ्टेड हैं, जन्मजात शक्तियां, और जो जन्मजात शक्तियां हैं फिर उसी के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हीं पर काम किया जाता है कि इनके अंदर ये जो शक्तियां हैं इनको कैसे बाहर लाया जाए, ठीक है। और फिर जो अर्जित क्षमताएं हैं उनको व्यवस्थित करके, देखिए जन्मजात शक्तियां और अर्जित क्षमताएं, जन्मजात तो वो है जो गॉड गिफ्टेड है, जो अपने साथ लेकर के आया है। अर्जित वो है जो उसने इस संसार में आकर के जो क्षमताएं अर्जित की हैं। अब इन दोनों को व्यवस्थित करके किसी भी व्यवसाय को अपनाने में दी जाने वाली सहायता व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। रॉबर्ट्स के अकॉर्डिंग कहा गया है व्यावसायिक निर्देशन का संबंध उन समस्याओं और विधियों से है जो किसी व्यवसाय को चुनने और उसमें समायोजित होने में निहित होती हैं। मॉयर्स के अकॉर्डिंग कहा गया है व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ निश्चित कार्यों को स्वयं करने में सहायता देने की एक प्रक्रिया होती है। तो ये हमने समझा कि व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है। अगला, ये सभी आज हम लोग सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्यावसायिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन कहता है, देखिए व्यावसायिक विश्लेषण क्या होता है? जीविकोपार्जन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी व्यवसाय में काम करना आवश्यक होता है। इन समस्त व्यवसायों के विश्लेषणात्मक अध्ययन की आवश्यकता का विशेष महत्व भी होता है। व्यवसाय से संबंध, नवीन संभावनाओं, वांछित कुशलताओं, व्यवसायों की परिवर्तित परिस्थितियां और समस्याओं की जानकारी विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा ही पॉसिबल हो सकती है। इस प्रकार किसी व्यवसाय से संबंधित विशिष्ट पक्षों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ही व्यावसायिक विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आज का 6 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की कार्यविधि को समझाइए। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की कार्यविधि क्या है? समझिए इसकी कार्यविधि को। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की कार्यविधि 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहली है अन्वेषणात्मक अनुभव। भारतीय संदर्भ में 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं के बाद के समय को इस प्रकार के अन्वेषणात्मक अनुभवों को प्रदान करने का सर्वोत्तम समय स्वीकार किया गया है। समझिए, भारतीय संदर्भ में
8वीं 10वीं 12वीं कक्षाओं के बाद के समय को इस प्रकार के अन्वेषणात्मक अनुभवों को प्रदान करने का सर्वोत्तम समय स्वीकार किया गया है। अन्वेषण अनुभव के आधार पर छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं और विशेषताओं को जाना जा सकता है। छात्र स्वयं में उन विशेषताओं को ढूंढ सकता है जो कि अभी तक उसके अंदर छिपी हुई हैं। आत्मविश्लेषण क्या होता है? अन्वेषणात्मक अध्ययन के बाद छात्र को ये अनुभव हो जाता है कि उसमें कौन कौन सी विशेषताएं या सीमाएं विद्यमान हैं। व्यक्तिगत विश्लेषण के द्वितीय सोपान में व्यक्ति अपने गुणों एवं सीमाओं से स्वयं को परिचित कराता है। इस सोपान के अंतर्गत व्यक्ति ये जान लेता है कि व्यक्तिगत विश्लेषण में बताए गए गुणों की कितनी मात्रा उसमें विद्यमान है। तीसरा स्टेप आता है परामर्श। व्यक्तिगत विश्लेषण का तीसरा सोपान परामर्श है। इस सोपान के अंतर्गत जब व्यक्ति स्वयं की योग्यताओं एवं कमियों से परिचित हो जाता है तो परामर्श प्रदान करके उसे स्वयं निर्णय लेने के योग्य बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की कार्यविधि हो गई, जिसमें 3 स्टेप आते हैं हमारे। आज का 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है अनुवर्ती सेवा की कौन कौन सी प्रविधियां, जिसको अनुवर्ती सेवा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनुवर्ती सेवा को हम इंग्लिश में फॉलोअप सर्विस कहते हैं। ठीक है, अनुवर्ती सेवा हेतु प्रविधियां अध्ययन की प्रकृति व उद्देश्यों के द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक है, अनुवर्ती सेवा के लिए जो प्रविधियां हैं वो अध्ययन की प्रकृति और उद्देश्यों के द्वारा निर्धारित होती हैं। अनुवर्ती सेवा की प्रविधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 तो जैसे प्रश्नावली हो गई। प्रश्नावली प्रविधि के अंतर्गत प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्नावली प्रविधि के अंतर्गत प्रश्नों की एक सूची होती है। ये प्रश्न शिक्षा, व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो सकते हैं, जिनका उत्तर व्यक्ति को देना होता है। साक्षात्कार की अगर मैं बात करूं तो अनुवर्ती सेवा की प्रक्रिया में साक्षात्कार बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रविधि के अंतर्गत प्रत्येक छात्र के साथ व्यक्तिगत रूप से साझा किया जाता है। शैक्षिक नियोजन सेवा, व्यावसायिक निर्देशन, प्रशिक्षण में यह समस्या ज्ञात करने हेतु साक्षात्कार सहायक होता है। नेक्स्ट है पड़ताल सूचियाँ। अनुवर्ती सेवा के अंतर्गत पड़ताल सूचियाँ एक उपयोगी पद्धति है। इसमें संभावित उत्तर सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि प्रश्नावली प्रविधि में ऐसा नहीं होता है। इन सूचियों का प्रयोग विचार जानने, कार्यकुशलता, रुझानों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। निरीक्षण की अगर बात की जाए तो निरीक्षण प्रविधि में नवनियुक्त व्यक्ति में स्थानापन्न सेवा से प्राप्त कार्य, संतुष्टि, कार्यकुशलता, समायोजन इत्यादि का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। सामूहिक वार्ता नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा। तो सामूहिक वार्ता के माध्यम से छात्रों की अभिवृत्तियों, गुणों को जाना जा सकता है। और सामूहिक वार्ता जिसको ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं, इसमें छात्र अपने कार्यों या शिक्षा के प्रति वास्तविक विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि अनुवर्ती सेवा की कौन कौन सी प्रविधियां हैं। तो फॉलो अप सर्विस में हम क्वेश्चनिंग के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, पड़ताल सूचियां हो गई, निरीक्षण हो गया और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से फॉलो अप सर्विस को हमने समझ लिया। अगला क्वेश्चन कहता है निर्देशन सेवा का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? मूल्यांकन के विधियों और सोपानों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हम ये समझेंगे निर्देशन सेवाओं का मूल्यांकन। देखिए, निर्देशन कार्यक्रम के मूल्यांकन में कार्यक्रम के उद्देश्यों की उपलब्धि की जांच करने की प्रक्रिया का अवलंबन लेकर ये ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि यह कार्यक्रम किस सीमा तक प्रभावी है। इसके बाद आता है निर्देशन की आवश्यकता। मूल्यांकन की आवश्यकता निर्देशन के अनेक पहलुओं का निर्धारण करने के लिए होती है। कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्न प्रकार हैं, जैसे दी गई निर्देशन सेवा की गुणवत्ता कैसी है, छात्रों के व्यवहार पर विभिन्न प्रकार की निर्देशन सेवाओं का प्रभाव कितना है, दी गई निर्देशन सेवा की पर्याप्तता और व्यावहारिकता कितनी है, इस सेवा को प्रभावी बनाने के लिए तकनीकों और अन्य क्रियाकलापों को उपयोग में लाने की भी आवश्यकता है। सामान्यतः निर्देशन के क्षेत्र में मूल्यांकन समग्र उपयोगी ज्ञान में सहायक होता है। जो मूल्यांकन है समग्र उपयोगी ज्ञान में सहायक है।
अनुसंधान और मूल्यांकन एक साथ चलने वाली क्रियाएं हैं, जो अनुसंधान और मूल्यांकन दोनों एक साथ चलते हैं। अतः निर्देशन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान एक महत्वपूर्ण घटक है। निर्देशन आपका चाहे किसी भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र में अनुसंधान एक महत्वपूर्ण घटक अहम भूमिका निभाता है। अनुसंधान और मूल्यांकन की क्रिया के पश्चात निकाले गए जो भी रिजल्ट हैं उनके आधार पर निर्देशन कार्यक्रम और विद्यालय की पाठचर्या में सुधार लाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अब यहाँ तक। अब है मूल्यांकन के सोपान कौन कौन से हैं, इनको समझते हैं। देखिए, नंबर 1 तो पहला पॉइंट है हमारा उद्देश्यों का निर्धारण। पहला सोपान है कि निर्देशन कार्यक्रम के उद्देश्यों की सूची बना करके उन्हें निर्धारित कर लिया जाए। मापन की कसौटी, उद्देश्यों का निर्धारण करने के पश्चात जब आपके उद्देश्य निर्धारित हो जाएं, उसके पश्चात उनके मापन करने की कसौटी तय करनी चाहिए। जो भी कसौटी तय की जाए उसी के अनुसार अपेक्षित आंकड़ों का संग्रह करने के लिए उपयुक्त तकनीकी और प्रविधि का निर्धारण भी किया जाना चाहिए। योजना का क्रियान्वयन, यानी कि जो भी आप योजना बनाए हैं उसको व्यवहार में लाना, उस पर काम करना। जब एक बार योजना की रूपरेखा तैयार हो जाए तो फिर आवश्यकता होती है कि उसको व्यवहार में लाया जाए, उस पर काम किया जाए। निष्कर्षों की व्याख्या, इस विषय पर सबसे अधिक सावधानी बरतनी आवश्यक होती है कि जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं वो विश्वसनीय हो। सर्वप्रथम उन प्रदत्तों का संग्रह करके, जो भी प्रदान किए गए हैं उनका कलेक्शन करके उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए। उसके अनुसार उनकी परिशुद्ध व्याख्या भी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम समझ रहे थे मूल्यांकन के सोपान। अगला पॉइंट है मूल्यांकन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। मूल्यांकन की कसौटी के आधार पर मूल्यांकन विधियों को सुनिश्चित करना चाहिए। कुछ विधियों का उल्लेख इस प्रकार, जैसे सर्वेक्षण विधि हो गई, ये सबसे अधिक प्रयुक्त सामान्य विधि है, सबसे अधिक प्रयोग होने वाली सामान्य विधि है। इस विधि में छात्रों की अनुक्रियाओं को या तो प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किया जाता है या फिर साक्षात्कार प्रणाली के द्वारा संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी प्रयोग विधि। इस विधि का उपयोग सामान्य रूप से 2 समूहों पर किया जाता है। उसमें एक समूह नियंत्रित होना चाहिए, उनके द्वारा दिए जाने वाले व्यावहारिक कारकों को छोड़ करके दोनों समूहों में सभी प्रकार की समानता भी होनी चाहिए। व्यक्ति अध्ययन विधि, इस विधि का प्रयोग प्रत्येक विद्यार्थी की सतत और दीर्घकालीन विस्तृत अध्ययन करने के लिए एक निश्चित समय तक किया जाता है। इसमें व्यक्ति से लगातार संपर्क बना करके भी रखना पड़ता है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा जो कि लॉन्ग क्वेश्चन था कि निर्देशन सेवा का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, इसकी विधियां कौन सी हैं, सोपान कौन से। इसको हमने जब टॉपिक वाइज पढ़ा रहे थे तो उसको बहुत डीप में समझाया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन कहता है कि निर्देशात्मक परामर्श की मूलभूत अवधारणाओं का विवरण दीजिए। निर्देशन परामर्श की मूलभूत अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, आइए समझते हैं। विलियमसन के अनुसार इस प्रकार के निर्देशन की मूलभूत धारणाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 तो परामर्श का लक्ष्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सभी दिशाओं में विकास हो। ठीक है, परामर्श व्यक्ति की विशेषता को मानता है। जो परामर्श है, काउंसलिंग जब की जाती है तो उसमें व्यक्ति की विशेषता को अहम जो है कि इम्पोर्टेंस दिया जाता है। परामर्श वांछनीयता पर आधारित है, न कि परामर्श को व्यक्ति पर थोपना चाहिए। परामर्श केवल तभी दिया जाना चाहिए जब विद्यार्थी किसी समस्या का सामना करे और वह स्वयं इसका समाधान न कर पाए। परामर्श इस दृष्टि से उपचारात्मक भी होता है। परामर्श में आपसी संबंध निष्पक्ष होते हैं। परामर्श प्रार्थी की समस्या के बारे में स्वयं की धारणा पर केंद्रित होता है। परामर्श प्रार्थी की मर्यादा का सम्मान करता है। जो परामर्श है ये प्रार्थी की मर्यादा का सम्मान भी करता है। इस प्रकार विलियमसन परामर्शदाता को अध्यापक के रूप में देखता है कि जो परामर्शदाता है वो एज अ टीचर है, जिसका कर्तव्य है व्यक्ति को स्वयं की क्षमताएं, दृष्टिकोण और रुचियों को समझने योग्य बनाना, स्वयं की अभिप्रेरणा और जीवन प्रविधियों को पहचानना इत्यादि। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है। ये हो गया निर्देशात्मक परामर्श की मूलभूत धारणाएं कौन कौन सी हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स अगर आप इनको बहुत डीप में समझना चाहते हैं तो जो हमने टॉपिक वाइज पढ़ाया था तो उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है
एक सफल परामर्शदाता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो एक सफल परामर्शदाता होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। स्टीफलर और स्टीवर्ट ने एक सफल परामर्शदाता में कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक माना है, जैसे नैतिक व्यवहार। किसी भी परामर्शदाता में नैतिक गुणों का होना अनिवार्य शर्त मानी जाती है। परामर्शदाता को प्रार्थी के बारे में गुप्त सूचनाएं भी प्राप्त होती रहती हैं। इन सूचनाओं को स्वयं तक ही सीमित रखना एक अच्छे परामर्शदाता का कर्तव्य है। आप उसकी जो भी प्राइवेट बातें हैं उनको बाहर लीक नहीं होना चाहिए। बौद्धिक योग्यता, परामर्शदाता का बुद्धिमान होना सफल परामर्श प्रक्रिया के लिए उपयोगी है। वह व्यक्ति के व्यवहार तथा वर्तमान घटनाओं को संबद्ध करने की योग्यता रखता हो। उसमें तर्कयुक्त चिंतन की योग्यता का होना भी बहुत आवश्यक है। संवेदनशीलता, परामर्शदाता की संवेदनशीलता प्रशंसनीय होनी चाहिए, अर्थात उसे ईमानदार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। समझदारी हो, परामर्शदाता प्रार्थी को पूर्ण रूप से समझ पाए। उसे समझने के लिए परामर्शदाता प्रार्थी को भावात्मक स्तर पर तथा वैचारिक स्तर पर समझने का प्रयास करे। परामर्शदाता प्रार्थी के इन दोनों स्तरों से स्वयं को जोड़ सकता है। इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति। प्रार्थी की प्रत्येक बात को एक्सेप्ट करना ही परामर्शदाता की विशेषता है, क्योंकि जब प्रार्थी परामर्शदाता के पास आता है तो अब वह आशाओं, निराशाओं, चिंताओं और जो है कि संदेह, भय आदि से घिरा होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की बातों को एक्सेप्ट यानी कि स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए, उसकी बातों को स्वीकार करना चाहिए। ये क्वेश्चन हम समझ रहे थे कि एक सफल परामर्शदाता की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हमने 40 क्वेश्चन पेपर सेकंड के, 40 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के कवर कर चुके हैं, यानी कि दोनों पेपर के आप 80 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ओके, और भी क्वेश्चंस आपको कराते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम होते हैं, और भी क्वेश्चंस आपको करा देंगे। जितना हम पढ़ाएंगे पूरा पेपर आपको वहीं से मिलेगा। कंटेंट नहीं लिया है तो अभी भी आपके पास समय है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी कमेंट करके जरूर बताइएगा।